हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड 2025 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आज मैं कक्षा 12 का जो इतिहास का पेपर है वो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। ये पेपर लीक हुआ है पूरा, 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बोर्ड से पहले, एग्जाम से पहले अपने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर है 2025 का, हमारे सामने आ चुका है। कोड रहेगा आपका 410 IGF। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है आपका। बाकी निर्देश दिए हैं तो हमने निर्देश से कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल। काफ़ी लंबी वीडियो नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं आगे उसमें। तो मैं पहले क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक हो गया, सबको क्लियर दिखाई देगी वीडियो। और ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो है पुरातत्व प्राचीन भारत से है। ठीक है, प्राचीन भारत। तो इसमें क्वेश्चन आपका जोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपने। ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, और पेपर आपको पहले तैयार करके जाना है। ठीक है, इसके बाद अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख करना है आपने। उसका जैन धर्म की मुख्य विशेषता बतानी है आपने। ठीक है, शिक्षाओं के संक्षेप में लिखना है। ठीक है, उसके हड़प्पा सभ्यता के मन का बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जो मन का बनाने की प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये बताना है आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो अंत हुआ वो कैसे हुआ होगा, उस पर आपने अपने विचार विमर्श करने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने रखनी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करना है आपने। ठीक हो गया। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने। महाभारत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। ठीक है, जो महाभारत थी उसका भारतीय समाज पर क्या अ, प्रभाव पड़ा, ये आपको समझाना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख के चले जाना है। ठीक है, तैयार कर लेना आपने। उसके बाद वैष्णववाद और शैववाद। ठीक है, दो वाद है हमारे उसमें, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वस्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, इन दोनों के विकास की चर्चा करनी है आपने। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपका, अगला है सांची के स्तूप के संचारण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, जो सांची के स्तूप थे, स्तूप, ठीक है, सांची के स्तूप थे, उनके संचारण में भोपाल के बेगमों की भूमिका क्या रही है आपको बताना है। ठीक हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन में, ये आपने तैयार कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार की पुरातात्विक स्थान पर प्राप्त हुआ। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उत्तर ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये काम आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ लेंगे आप। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को PDF चाहिए होगी इस पेपर की, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, या आप सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को इनके आंसर शीट चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ठीक है, PDF जो आपके आंसर्स की PDF है उसके लिए 20 रुपीज़ पे करने होंगे आपको। और उसमें आपका क्या है, ये सारे जितने क्वेश्चन है उनके सबके क्या होंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे और आपने क्या उससे अच्छी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें ये कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो इनको तैयार कर लेना। ठीक है, MCQs इसमें बढ़ा के दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, देवापियन अर्थात देवताओं का प्रिय, यह उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई है। ठीक है, देवान प्रिय, दीवाना प्रिय। ठीक है, तो ये आपने क्या लेना आंसर इसका। उसके बाद किताब उल हिंद किसकी कृति है। ठीक है, किताब उल हिंद किसकी कृति है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। इसके बाद आपको बढ़ना है आगे। तो अभी देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। अब आवाज़ शायद क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही होगी मेरी आवाज़ में। ठीक है, पहले थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत
के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए, ठीक है, ये बताना आपने, ठीक है। उसके अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किस राजवंश के शासनकाल में लिखा गया, ठीक है, जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो कब लिखा गया, ठीक है, बताना आपने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, वीएस सुकंथाकर किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे, ठीक है, सुकंथाकर किस कथानकर किसके किस प्रमुख भाषा के विद्वान थे, ठीक है, ये आपको बताना। इसके बाद उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद फ्रांसवा वर्नियर था, कौन था, इसको बताना आपने, ठीक है। किस संत की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसी बुकानन था, ठीक है, फ्रांसीसी बुकानन था, आपको बताना है इसमें। 1857 का विद्रोह कब और कहां प्रारंभ हुआ था, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता के गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया था, ठीक है, नाम दिए हुए आपने, पढ़ लेने इसको। आगे देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नोट कर लेना, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन भारत से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके सामने, आपने इसको भी अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक हो गया। तो चलिए, हाँ, तो अब करते देखो, पहला क्वेश्चन आपका, कबीर की रचनाओं की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, कबीर की रचनाओं की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है, खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट लक्षण क्या है। आगे कुछ क्वेश्चन और दिए, उनको पढ़ लेना आपने, ठीक है, मैं मेन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इसमें से, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। भक्तिमय राजकुमारी मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत दीजिए, ठीक है, मीराबाई के बारे में आपने क्या डिटेल में आंसर बताना है, ठीक हो गया। अगला है, सूफी कौन थे, उन्होंने क्या उपदेश दिए, सूफीवाद ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सूफीवाद आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन समझ में देखते हैं। अथवा में इसमें क्वेश्चन दिया, विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर की तथ्यापद संबंधी विशिष्टताओं का वर्णन करना है आपने, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ता हूँ, देखो, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। जो अमर नायक प्रणाली है विजयनगर साम्राज्य की, उसके बारे में आपने क्या ना बताना है इसमें, ठीक हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब इसी के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं, देखो ये सामने आपका ऐड है, तो इनको आपने तैयार कर लेना, ठीक है। ये वहां से इधर कुछ छूट गए हैं, पीडीएफ शायद आगे पीछे हो रखी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष से हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, ठीक है, क्या था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले ये प्रश्न है, इसको तैयार कर लेना आपने, इसको पढ़ लेंगे आप आराम से। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का नाम लिखिए, ठीक है, प्रभावशाली महाजनपद का नाम लिखिए। महाभारत की कहानी किन दो बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है, ठीक है। बांधव दलों का मतलब यहाँ पे दो भाइयों के बीच की बात है, ठीक है, दो दल थे, दो भाइयों के बीच की लड़ाई का चित्रण बताया गया, तो उसमें करना है, ठीक है। कजिन भाई जो थे, पता है आपको, उसके बारे में है, ठीक है। बांधव का मतलब भाई बहन, भाइयों के बीच की बात होगी, ठीक है, रिश्तेदारों की हो गई थी। वैदिक युग में दो जटिल यज्ञों के नाम बताइए। जो वैदिक युग में जटिल यज्ञ थे, उनके आपको नाम बताने, ठीक है बेटा। अगला है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी, आपको पता होगा, तो वो कर देना। आईना आइन ए अकबरी का लेखक कौन था, ठीक है, आइन ए अकबरी का लेखक कौन था। पहला गोल मेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पहला गोल मेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ, अच्छे से कर लीजिएगा आपने यहाँ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, ठीक है। काफी चर्चित है अभी भी उनका नाम, तो आपने क्या ना उसको बता दें। उसके बाद, बंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है, ठीक है, दक्कन में जो राजस्व प्रणाली थी उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम बताएं। हिंदू और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है, जो मोहरें थी हिंदू घाटी सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु घाटी में, ठीक है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी, उनका आपने क्या ना संक्षिप्त वर्णन देना है बेटा, ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक है, सती प्रथा के कौन से तथ्यों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक हो गया। आगे करना है, कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे, बताने आपको। उसके बाद है आपका, स्तमरारी स्थायी बंदोबस्त के से क्या अभिप्राय है, ठीक है,
स्थायी बंद स्तंभ स्तंभ क्या स्तंभरारी स्तंभरारी स्थायी बंदोबस्त से क्या अभिप्राय है। अगला पेज में चलते हैं। इसके बाद विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है समझाइए। ठीक है, विजयनगर के बारे में बताना आपने। उसके बाद मुगल प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए, जिसे किसी प्रकार प्रांतों पर नियंत्रण रखता है। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ रहा सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा हमारे लिए अकबरकालीन मुगल राज्य के बारे में सूचनाओं का भंडार है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अकबरनामा कैसे हेल्प करता है हमारे लिए, सूचनाओं का भंडार है जो उसके युग में हुआ था, तो उसके बारे में बताता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। उसका जो अगला पोर्शन है आपका आधुनिक भारत से है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपने करना यहाँ देख लेना। ठीक हो गया, तो ये आपका देखिएगा स्तंभरारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता बताइए। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखिए, वहां संक्षेप देना था, यहाँ पे अलग से पूछ लेगा। ठीक है, आगे देखिए, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी ये आपको बताना। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने बताना है इसमें। ठीक है, बहुत चर्चित आंदोलन रहा है, इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नहीं भी पता है तो। उसके बाद संथाल कौन थे, वे राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। ठीक है, जो संथाल थे वो राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे और बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन, एक एक नंबर के फिर से ऐड कर रखे हैं यहाँ पर कुछ। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ठीक है, जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, आपको ये बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुत्तू पीटक में किसकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। खालसा पंथ, पवित्र नदियों की सेना की नींव किसने डाली थी। ठीक है, खालसा पंथ की जो नींव डाली थी किसने डाली थी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद विजयनगर वास्तुकला के दो मुख्य उदाहरण देने हैं आपने। ठीक है, विजयनगर जो वास्तुकला है उसके मुख्य उदाहरण देने हैं। मुंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है आपने बताना है बेटा। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जिनने प्रारूप बनाया था भारतीय संविधान का वो कौन थे उसके बारे में बताना है आपको, उनके अध्यक्ष कौन थे उस समिति के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को। खानकाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो खानकाह है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपने। उसके बाद पहाड़िया लोगों के बाहरी लोगों के पहाड़िया लोगों लिखा है, पहाड़ी हो गया, पहाड़ी लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करें। उसके बाद चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था ये आपको बताना है इसमें। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है उसके बाद है सांची के सांची के स्तूप के संचारण में भोपाल के बेगमों की चर्चा कीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी पूछा गया, यहाँ पे आपको चर्चा करनी है, वहां पे आपका एक नंबर में पूछा गया। ठीक है, तो अंतर है थोड़ा सा क्वेश्चन में। भारतीय संस्कृति में जैन धर्म की देन क्या थी स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने देख लेना है, महायान और हिनयान बौद्ध मत से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपने इसको अच्छे तैयार कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को संक्षेप, ये सेम पेज शायद आ गया। उसके अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के वीर शैव परंपरा को संक्षेप में समझाइए। मुगल साम्राज्य में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है आपने। ठीक हो गया, इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म में शिक्षाओं को संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए आपने देख लेना, ये पेज दोबारा है हमारा। हम्पी की खोज किसने कैसे हुई थी संक्षेप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व है, क्या महत्व था स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ तक मुगल भारत में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को समझाइए। यहाँ पे लॉन्ग में भी आपका क्वेश्चन आ रखा है, तो उसको आपने तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक टाउन शब्दों से का क्या महत्व था। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो आपने इस हिसाब से आपने करना है, इस पर टिप्पणी करनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में स्वयं को किस तरह स्थापित किया। ठीक है, ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका है। इसके बाद देखिए आगे, नमक का कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। ठीक है, नमक का जो कानून आया था अंग्रेजों द्वारा वो स्वतंत्रता संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्यों बन गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। ठीक है, उसके अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए ये आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुसलमान लीग ने क्या मांग की। ठीक है, मुसलमान लीग ने जो मांग की थी 1940 के प्रस्ताव में वो क्या थी वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। अगला इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण बंगाल में बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती को क्यों था। ठीक है,
जो जोरदार था वो एक ताकतवर हस्ती था, उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद चरखे बाद मैं आपको बता चुका हूँ। अवध के विरोध में, ठीक है, अवध में विरोध अधिक व्यापक क्यों था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसका महात्मा गांधी के डांडी कूच या डांडी यात्रा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसका जो मूल्यांकन है इसका करना है। ठीक हो गया, इस घटना के महत्व का मूल्यांकन करना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे 5 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन आगे हैं, दोबारा नहीं करते रिपीट, आगे बढ़ता हूँ। जो इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, इस पर क्या करनी, चर्चा करनी है आपने। ठीक है, इस पर इस कथन की विवेचना करनी है आपने। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपका रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक विस्तृत लेख लिखिए। ठीक हो गया। उसके बाद बढ़ता हूँ आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, लास्ट कुछ क्वेश्चन और हैं आपके। 1857 का विद्रोह भारतीय संविधान नहीं, भारतीय स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो 1857 की क्रांति के बारे में आपने क्या ना अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा। आगे, मौर्य शासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलक्षण में इनमें से कौन कौन से तत्वों का प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ये उदाहरण दिया हुआ है, इसके आधार पे आपने क्या करना, उत्तर देने प्रश्नों को। तो ये आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अपने पढ़ के दे देंगे आप। ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं करना। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, संविधान सभा के निर्माण और कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लो आपने यहाँ। ठीक है, यह 100% आपका बोर्ड दिखने वाला है। इसके बाद कुछ मानचित्र दिए हैं, आपने क्या करना है, इन मानचित्रों को अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक महत्व में निम्नलिखित को अंकित कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, मथुरा, अमरावती, विदिशा, अजंता और वैशाली। ठीक है, इन सबके क्या करना है, इनको दर्शाना है आपने भारतीय राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, उसके बाद भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र पर उन 5 स्थलों को नामांकित कीजिए जहां अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थित है। ठीक है, तो जहां भी अशोक के प्रमुख शिलालेख है उनको भी इसी मानचित्र, जो आपको मानचित्र दिया गया उसमें 5 स्थलों को दर्शाना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला तो ये आपका दृष्टिहीन के लिए। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कुछ पेपर समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं रहा होगा। और जो अगर आप ये पेपर पूरा अच्छे से कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपको पूरा पेपर क्या होना है, बोर्ड में ऐसा ही देखने को मिलना है। आप आराम से 55-60 नंबर, 70 नंबर या उससे ज़्यादा भी नंबर अच्छे से कर सकते हैं। फुल मार्क्स का आपका पेपर हमने यहाँ पे लीक करवा दिया आपको। तो आपने क्या ना, इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना है। और जिन बच्चों को इस कहते हैं पीडीएफ की इसकी आंसर शीट आपको चाहिए, आंसर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इसकी आंसर शीट भी कर देंगे आपको अवेलेबल। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, 20 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसको करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सब बनाने में। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, बाकी और ऐसे जो पीडीएफ हम अवेलेबल करा पाते हैं आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और बोर्ड एग्जाम की आपके होने वाले हिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपको क्या ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं बेटा।